ऑलराइट, सो कैश फ्लो रिवाइज करने जा रहे हैं हम। स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज आपके एफए के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इससे आपको मल्टीपल टास्क क्वेश्चन भी आता है। तो इससे आपको एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक है जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और यहाँ से आपको मल्टीपल टास्क क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, जो 15 मार्क का क्वेश्चन होता है एमटीक्यूज। तो ये फ्री के नंबर है एग्जाम के अंदर। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि फ्री के नंबर है? क्योंकि वहां पे आपको ये ड्राफ्ट नहीं करनी होती। वहां पे ये स्टेटमेंट बना के दी होती है उन्होंने। आगे उन्होंने ऑप्शन दी होती है कि अच्छा ये बताओ यहाँ पे कौन सी फिगर आनी है, और ये फिगर ऐड होनी है या ये फिगर लेस होनी है। ठीक है, तो ये बहुत इजी मार्क्स हैं एग्जाम के। ठीक है, तो कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, कैश फ्लो बनाते क्यों हैं? जब हमने ये पढ़ा था कैश फ्लो, तो हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि देखो, आपके पास जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो प्रॉफिट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट क्या है? वो प्रॉफिट कैश को रिप्रेजेंट नहीं करता। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो प्रॉफिट है, दैट डज नॉट रिप्रेजेंट कैश। वो कैश को रिप्रेजेंट नहीं करता। रीजन क्या है उसकी? क्यों भाई, ये क्यों कैश को रिप्रेजेंट नहीं करता? ये इसलिए कैश को रिप्रेजेंट नहीं करता कि इसकी कैलकुलेशन के अंदर एक तो आपके पास नॉन कैश एलिमेंट्स इंक्लूडेड है। नॉन कैश एलिमेंट्स का क्या मतलब? इस तरह डेप्रिसिएशन है, उसके अगेंस्ट एंटिटी का कोई आउटफ्लो नहीं हुआ। जिस तरह प्रोविजन है, उसके अगेंस्ट एंटिटी का कोई आउटफ्लो नहीं हुआ। जिस तरह अलाउंसेस है, कोई आउटफ्लो नहीं हुआ। ठीक है, नॉन कैश आइटम्स हैं। दूसरी बात दूसरी बात ये कि इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर एक्रूअल्स बेसिस पे अकाउंटिंग हुई हुई है। एक्रूअल बेसिस का क्या मतलब है? कि हमने कहा था कि इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच दे रिलेट। अब इनकम रिसीव नहीं हुई, हमने रिकॉर्ड की हुई है प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। एक्सपेंस अभी पे नहीं हुआ, हमने रिकॉर्ड किया हुआ है प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। लेकिन जब आप कंपनी की बात करते हो, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को कंपनी की कैश पोजीशन को भी देखना है। कंपनी की देखना है कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कितना हुआ है, और कंपनी के पास कैश की, नेट कैश की क्या पोजीशन है। उसके लिए एंटिटी को कैश फ्लो बनाना है। तो बेसिकली करना ये है कि वो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से जो हमने लेनी है, इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर को कैश में कन्वर्ट करना है। अब कैसे कैश में कन्वर्ट करना है? भाई, जितने नॉन कैश एलिमेंट्स हैं, जितने एक्रूअल बेसिस वाले एलिमेंट्स हैं, उनको रिवर्स कर देना है। और रिवर्स जब मैं कह रहा हूं, तो जो चीज ऐड हुई हुई है वो लेस कर देनी है, जो लेस हुई हुई है वो ऐड कर देनी है, और उनकी जगह जो एक्चुअल कैश पेड और रिसीव्ड है वो इंक्लूड कर देना। दैट्स इट। सो आपको सबसे पहले एग्जाम के लिए, जो कि फ्री मार्क्स है एग्जाम के, सबसे पहले आपको तो भाई फॉर्मेट याद होना चाहिए कि कौन सी चीज ऐड होती है, कौन सी लेस होती है। क्योंकि फॉर्मेट बना के दिया होगा उन्होंने आगे। आपके पास एक ऑप्शन होगी कि अच्छा भाई, क्या अमाउंट इस ब्लैंक में आनी है, इस जगह पे आनी है, और ये अमाउंट ऐड होनी है या ये अमाउंट लेस होनी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर लेंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ऐड हुआ होता है, लेस कर देंगे। क्योंकि भाई ये एक्रूअल बेसिस पे था, ए लिख देता हूं। ए यहाँ पे एक्रूअल बेसिस में मैं ए लिख दूंगा। ठीक है जी, और नॉन कैश के आगे एनसी लिख दूंगा ताकि आपको याद रहे। इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्रूअल बेसिस पे था, लेस हुआ हुआ था तो ऐड बैक कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल एसेट, अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट नॉन कैश था, और प्रॉफिट की कैलकुलेशन में लेस हुआ हुआ था तो ऐड बैक कर देंगे। लॉस ऑन डिस्पोजल प्रॉफिट की कैलकुलेशन से लेस हुआ हुआ था तो ऐड बैक कर देंगे। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऐड हुआ हुआ था तो लेस कर देंगे, और ये भी नॉन कैश है। क्योंकि लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? कैरिंग वैल्यू और प्रोसीड्स का डिफरेंस। ये एक्चुअल कैश तो नहीं है, प्रोसीड्स लेनी है हमने, और वो कहां लेनी है? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाके लेनी है। अभी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, विच इज द डे टू डे एक्टिविटीज। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाएंगे जनाब वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। सो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी। अगर इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है, तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री बिक गई है। अब कैसे पता चलेगा डिक्रीज का? 2 साल की आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी होगी। इन्वेंट्री 2 साल के बैलेंसेस को आपस में कंपेयर करेंगे। अगर इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो बिक गई है, ये इनफ्लो है। इंक्रीज होगी तो आपने फर्दर खरीदी है, ये आउटफ्लो है। रिसीवेबल डिक्रीज हो गया, इसका मतलब है रिकवर हो गया, इनफ्लो है। इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब है कि आपने फर्दर क्रेडिट सेल्स की, आउटफ्लो है।
पेबल इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब है कि आप क्या हुआ यहाँ पे, पेबल इंक्रीज का मतलब क्या है कि इनफ्लो है, आपने फर्दर क्रेडिट परचेजेस की हैं। और डिक्रीज इन पेबल का मतलब है कि आपने पेमेंट की है, ये क्या है, ये आपका आउटफ्लो है। तो भाई ये जो इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स हैं ये एक जैसे हैं क्योंकि ये दोनों एसेट्स हैं, और ये जो पेबल और प्रोविजन है ये एक जैसे हैं, ठीक है जी। उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा, इसमें से फिर हम इंटरेस्ट पेड लेस करेंगे जो कि एक्चुअल इंटरेस्ट पेड है, कैश है, वर्किंग से निकालेंगे, और इनकम टैक्स पेड लेस करेंगे जो कि आपके पास एक्चुअल टैक्स पेड है, वर्किंग से निकालेंगे। तो हमारे पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। बेसिकली ये नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर पॉजिटिव फिगर है, और अगर नेगेटिव फिगर है तो ये नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, यानी जो बाइंग और सेलिंग है, ऊपर ऑपरेटिंग थी जो कि डे टू डे एक्टिविटीज है, अब ये बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड, एक्विजिशंस एंड डिस्पोजल से रिलेटेड है, ठीक है जी। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्विजिशन है, लेस हो जाएगा। एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट लेस लेस हो जाएगा क्योंकि परचेज है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर लेस हो जाएगा क्योंकि आउटफ्लो है। फिर प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऐड हो जाएगा क्योंकि इनफ्लो है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये एक्चुअल वाला है, अब ये वर्किंग से निकाल लेंगे, ऐड हो जाएगा। सिमिलरली डिविडेंड रिसीव्ड ऐड हो जाएगा। ये आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो मैंने जिस तरह अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए क्योंकि ये पेपर के अंदर फ्री मार्क्स हैं, चाहे एमसीक्यूज में आ रहे हैं या मल्टीपल टास्क क्वेश्चन में आ रहा है। एग्जामिनर आपसे फॉर्मेट नहीं बनवाएगा एफए लेवल पे, ये एफआर के अंदर आपको बनाना होता है, यहाँ नहीं बनाना होता। यहाँ सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी फिगर आनी है और वो ऐड होनी है या लेस होनी है। उसके बाद आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेटेड है रेजिंग ऑफ फाइनेंस के साथ, ठीक है जी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रेजिंग ऑफ फाइनेंस के साथ रिलेटेड है। प्रोसीड्स फ्रॉम द इशुएंस ऑफ शेयर्स इनफ्लो होगा, ऐड हो जाएगा, ये वर्किंग से निकालेंगे। लोन लिया एंटिटी ने, इनफ्लो है, ऐड हो जाएगा। रीपेमेंट किए लोन्स की, आउटफ्लो है, लेस हो जाएगा। डिविडेंड्स पेड अगेन आउटफ्लो है, वर्किंग से निकालेंगे। तो फिर ये तीनों एक्टिविटीज का नेट आ जाएगा। पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर तीनों एक्टिविटीज का, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का, तीनों का आ जाएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो ये तीनों का भाई हमने क्या करना है, ये तीनों का हमारे पास जो है वो नेट आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर इसमें क्या करना है, हमने इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एडजस्ट करना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। क्या मतलब होता है इस बात का, क्योंकि पेपर में अगर आपके पास 15 मार्क्स का सवाल आया और पूरी कैश फ्लो बनी हुई आई है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कहां से पुट करना है। मैंने अभी आपको बताया कि पेपर में आपको 2 साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक 20x3 की है तो एक 20x4 की है, लेट्स अज्यूम। अब ये आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहां से आ रहा है, आपने क्या करना है भाई, आपने जाना है करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में आपके पास क्या होगा, कैश या बैंक, ठीक है जी। इसी तरीके से आपके पास होगा कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, जिस तरह हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं, तो या कैश होगा या कैश इक्विवेलेंट होगा या दोनों होंगे, ठीक है जी। ओपनिंग कैश ले लो, उसके अंदर कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दो, ये दोनों करंट एसेट में मौजूद होंगे। फिर जाओ करंट लायबिलिटी के अंदर। करंट लायबिलिटी के अंदर होगा ओवरड्राफ्ट, या सिर्फ बैंक लिखा होगा। तो अगर बैंक करंट एसेट में लिखा हुआ है तो ये कैश को रिप्रेजेंट करता है, और अगर बैंक करंट लायबिलिटी में लिखा हुआ है तो ये ओवरड्राफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। ये लेस कर दो, ये आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इसी तरीके से अब जब आप इस तीनों एक्टिविटीज के नेट के अंदर, जिसको हमने नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहा है, उसके अंदर आप ये बैलेंस लेकर जाओगे यहां पर, ठीक है जी। तो आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द ईयर एंड आ जाएगा। ये कैसे पता चलेगा कि आपको कैश फ्लो ठीक बनी है, यही काम दूसरे साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए करो। वहां दूसरे साल का कैश लो, उसमें कैश इक्विवेलेंट ऐड करो, उसमें से ओवरड्राफ्ट लेस करो। अब जो दूसरे साल का बैलेंस आ रहा है, अब वो आपका ये बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि आपकी कैश फ्लो ठीक बनी है।
यानी तीनों एक्टिविटीज के नेट में जब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पुट करूंगा तो क्लोजिंग ऑटोमेटिकली निकल आएगा। अगर वो बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी कैश फ्लो ठीक बनी है। सो एक बार क्विकली इसको रिकॉल करें कि भाई हम कैश फ्लो क्यों बना रहे हैं। हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर प्रॉफिट है वो कैश को रिप्रेजेंट नहीं करता, उसके अंदर नॉन कैश एलिमेंट्स हैं, एक्रूअल बेसिस पे हैं। हमने वो तमाम नॉन कैश और एक्रूअल बेसिस वाले एलिमेंट्स को रिवर्स करके उनकी जगह एक्चुअल कैश पेड और रिसीव्ड इंक्लूड कर देना है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तीनों का जब नेट करेंगे तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसके अंदर ओपनिंग यानी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड वाले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एडजस्ट करेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपके पास ये तीनों चीजें हों। समटाइम्स कैश होगा और ओवरड्राफ्ट नहीं होगा तो पॉजिटिव फिगर यहां ले जाओगे। समटाइम्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं होगे, ओवरड्राफ्ट वाली फिगर होगी जस्ट, तो नेगेटिव फिगर यहां ले जाओगे। ये आपने याद रखनी है ये वाली बात कि जरूरी नहीं है कि तीनों, सिर्फ ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। तो फिर अगर सिर्फ ओवरड्राफ्ट है तो नेट फिगर नेगेटिव आएगी और ओपनिंग में नेगेटिव फिगर ही लिखेंगे जिस तरह यहां मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वर्किंग, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह जब आते हैं तो फिर आपको ये फिगर्स निकालनी होती हैं। वैसे भी अगर कैश फ्लो का सवाल भी आया है जैसे एमटीक्यूज के अंदर आया है तो आपको ये फिगर कंप्यूट करनी होती है। टैक्स पेड की फिगर कहां से निकालेंगे? टैक्स पेबल के अकाउंट से। ओपनिंग बैलेंस ले लोगे, कहां से मिलेगा? करंट लायबिलिटी से। क्लोजिंग बैलेंस ले लोगे करंट लायबिलिटी से, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 साल की आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन होगी। ये चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट और लॉस क्या है? ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो आपका टैक्स एक्सपेंस की फिगर है ये वो है। ठीक है जी, तो आपके पास टैक्स पेड एज अ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट याद रखें कि अगर एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट लायबिलिटी में कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस टैक्स से रिलेट नहीं करता तो याद रखना कि जितना टैक्स एक्सपेंस है वही पेड है। इफ देयर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस in respect of tax in current liability, then tax expense in statement of profit or loss is tax paid। फिर वही टैक्स पेड की फिगर है जो आपने लेस कर देनी है, टैक्स एक्सपेंस वाली फिगर लेके टैक्स पेड में लेस कर देनी है। कहां से? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ये वाली। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है भाई इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल के अकाउंट से क्या निकलना है? इंटरेस्ट पेड। फिर जाएंगे करंट लायबिलिटी में, ओपनिंग बैलेंस लेंगे, फिर जाएंगे करंट लायबिलिटी में, क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। ये चार्ज फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या है? ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो फाइनेंस कॉस्ट है ये वो है। सेम पॉइंट यहां पर भी अप्लाई होगा। इफ देयर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट पेबल तो जो फाइनेंस कॉस्ट है वही इंटरेस्ट पेड है। उसके बाद आ जाएंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल में। इंटरेस्ट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कहां से मिलेगा? करंट एसेट से। क्लोजिंग बैलेंस कहां से मिलेगा? करंट एसेट से। ये चार्ज फ्रॉम द प्रॉफिट और लॉस क्या है? ये आपका आपकी इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट इनकम है। ठीक है जी। और ये इंटरेस्ट रिसीव्ड एज अ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। याद रखो अगर कोई करंट एसेट और करंट एसेट में कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं है रिगार्डिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल तो जितनी इंटरेस्ट इनकम है वही इंटरेस्ट रिसीव्ड है। रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द डिविडेंड पेड, क्योंकि डिविडेंड हमने पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट वाले चैप्टर में कि वो रिटेन्ड अर्निंग से पे होता है। सो वी टेक द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का है ये रिटेन्ड अर्निंग में जाके ऐड हो जाता है। क्लोजिंग बैलेंस ले लेंगे, डिविडेंड पेड एज अ बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा। और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वर्किंग्स हैं वो है पीपीई की। यूजुअली पेपर में आपको कैरिंग वैल्यूज दी होती हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बट ऐसा भी हो सकता है कि पेपर में वो आपको कॉस्ट की फिगर्स दे दें। सो मेक श्योर कि आप पेपर को सही तरीके से पढ़ रहे हो। अगर तो कॉस्ट की फिगर्स दी हुई हैं तो पीपीई का कॉस्ट का अकाउंट बनेगा, यानी उसमें सारी कॉस्ट की फिगर्स आएंगी। अगर कुछ भी नहीं बताया हुआ तो यूजुअली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैरिंग वैल्यूज होती हैं और कैरिंग वैल्यूज का अकाउंट बनाएंगे। फर्क क्या है? इधर कॉस्ट आनी है, इधर कैरिंग वैल्यूज आनी है। कॉस्ट वाले अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं आती। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस आएगी कॉस्ट का, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ये कहां से मिलेगा? आपको दिया हुआ होगा एग्जाम के अंदर। अगर रीवैल्यूएशन हुई है अपवर्ड तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगी।
अगर रिवैल्यूएशन वगैरह डाउनवर्ड्स हैं तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, डिस्पोजल क्रेडिट साइड पे आएगा, तो परचेजेस एज अ बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। सिमिलर इज द केस विद द पीपी कैरिंग वैल्यू अकाउंट। फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पे कैरिंग वैल्यूज आएंगी और साथ डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अगेन वही अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो डेबिट साइड पे आएगा, और अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आपको किस लिए चाहिए होता है कि समटाइम्स हमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालनी होती है, जो कि हमने ऐड बैक करनी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। सो ओपनिंग बैलेंस लेंगे। अच्छा, ये तब होगा जब हमें कॉस्ट की फिगर्स दी हुई होती हैं, तब हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से बताई हुई होती है। तो चार्ज फॉर द ईयर नहीं बताया होता, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो यू टेक द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। ये क्या चीजें हैं? हमें पता है कि जब भी रीवैल्यूएशन होती है उस वक्त तक की सारी डेप्रिसिएशन खत्म हो जाती है, जब भी डिस्पोजल होता है तब भी उस वक्त तक की सारी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म हो जाती है। ये वो है जो उस पर डी रिकग्नाइज हो रही है। चार्ज फॉर द ईयर एज अ बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा। डिस्पोजल का अकाउंट हमें चाहिए होगा अगर हमें प्रोसीड्स चाहिए। प्रोसीड्स कहाँ यूज होती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होने के लिए, या प्रॉफिट और लॉस की फिगर चाहिए जो कि हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड और लेस करनी होती है। तो पेपर में देख लेंगे कि कौन सी चीज मिसिंग है। डिस्पोजल के अकाउंट में आपको पता है एसेट डेबिट साइड पे आता है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे आती है, प्रोसीड्स क्रेडिट साइड पे आती हैं। बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड पे आ रहा है दिस रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है दिस रिप्रेजेंट्स लॉस। तो हम देख लेंगे कि हमसे वो कौन से फिगर निकलवाना चाह रहा है। सो यूजुअली इट इज द प्रोसीड्स, लेकिन गेन और लॉस की फिगर भी हो सकती है। द लास्ट अकाउंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द कैश फ्रॉम द इश्यूएंस ऑफ द शेयर्स। सो ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम का, क्लोजिंग बैलेंस ले लेंगे शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम का। तो कैश फ्रॉम द इश्यूएंस ऑफ द शेयर्स, यानी कितना कैश कंपनी ने रेज किया है फ्रॉम द इश्यूएंस ऑफ शेयर, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड होना है, एज अ बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा। तो ये याद रखें कि ये फ्री के मार्क्स हैं। एग्जाम के अंदर ये फ्री के मार्क्स हैं जो कि आपने गेन करने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज आए या एमटीक्यूज आए, आपको ये सबसे पहले अपने इजी मार्क्स सिक्योर करते हैं।